नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का भाग 2। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय क्या होती हैं और उस पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है वो होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ध्यान से देखिए बच्चों कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास 10 है, तो 10 हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित होती है और 5 से भी होती है और 10 से भी होती है। अभाज्य संख्याएं बच्चों वो होती हैं जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आती हैं। तो इसके अगर मैं टुकड़े करूं 10 के, तो वो होंगे बच्चों 2 गुना में 5। तो बच्चों 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या, और 5 एक अभाज्य संख्या है। और यही हमें कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि आपने देखा, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं हम इसी प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों हमसे पहले पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 140 के हम टुकड़े करेंगे, तो 140 का होगा 2 को किया तो बच्चों यहाँ पर आएगा मेरे पास 70, ठीक है। और यहाँ उसके बाद अगर मैंने 2 को किया तो यहाँ आया मेरे पास 35, और फिर इसको मैंने किया 5 से तो आया 7, और फिर आया 1। तो बच्चों ये हमारी एक भाज्य संख्या है और इसके जो गुणनफल हैं अभाज्य वो होंगे 2 गुना में 5 गुना में 7। और हमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर जो अभाज्य संख्या होंगी बच्चों वो होंगी 2, 3 और 7 क्या होंगी, और उनका गुणनफल होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और वो अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3 और 7। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास बच्चों 156, तो इसके टुकड़े इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर इसको किया 2 3 6, 2 9 18, इसको 3 से किया तो 13 और आया 13। यानी कि जो हमारे पास 156 एक भाज्य संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना में 3 गुना में 13, ठीक है बच्चों। और वो अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3, 13। कितनी होंगी, 2, 3, 13। आ गया बच्चों 3825, इसके हम टुकड़े करेंगे 3825 के, तो 3825 के टुकड़े करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम इसका 5 से, तो 5 से करेंगे तो बच्चों 5 7 35, 3 32, 5 6 30, 5 5 25। फिर करेंगे 5 से तो 5 एकम 5, 2 26, 5 5 25, 5 3 15। अब करेंगे बच्चों 3 से तो 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 7 21, और आएगा हमारे पास 17। क्या आएगा, 17। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, और बच्चों जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो होंगी 3, 5 और 17। ये बच्चों अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े यानी कि टेबल में आती हैं, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे 3 है तो सिर्फ 3 के ही पहाड़े में आती हैं और किसी की टेबल में नहीं आती। उसी प्रकार बच्चों 5 और 17 भी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है हमारे पास प्रश्न की पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा में LCM। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 प्रश्न है इस पर आधारित। तो मैं आपको बता दूं HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड है उनमें जो सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि हाईएस्ट का मतलब वही उसका HCM होगा, और लोएस्ट जो उभयनिष्ठ इसका होगा वो होगा LCM। अब बच्चों देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें 26 और 91 के यहाँ गुणनखंड करने हैं। तो 26 और 91 के होंगे बच्चों 2 गुना में 13। क्या होगा, 2 गुना में 13। अब करते हैं 91 का बच्चों होगा 13 गुना में 7। ये टुकड़े होंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये जो 13 और 13 है ये दोनों ही
संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ, तो यही बच्चों इसका क्या होगा, HCF। तो ध्यान से रखना, हाईएस्ट कॉमन जो सिर्फ सब में कॉमन उभयनिष्ठ होगा वही क्या होगा इसका HCF। तो HCF कितना होगा 13। अब बच्चों बात करें एलसीएम की, तो बच्चों जो भी उभयनिष्ठ होता है उसे हम एक बार लेंगे। मान लीजिए 13 13 13 ऐसी कितनी भी संख्याएं और उसमें 13 13 सब में एक बार कॉमन हो तो उसे एक बार ही लेंगे। और अगर मान लो उसके अलावा जो भी कॉमन नहीं है उनको हम सबको लेंगे। तो यानी कि 13 कॉमन है तो 13 को एक बार ही लेंगे, और 2 इसको कॉमन नहीं है तो और जो कॉमन नहीं है अलग से हैं उनको सबको लेंगे। तो बच्चों ये आएगा 13 दूना 26, 13 7 91 और 2, 91 गुना 2 तो 2 एकम 2, 2 9 18 182। तो ये होगा हमारा एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब आगे हमसे कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है HCF और एलसीएम के। तो बच्चों दो संख्याएं हैं 26 और 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91 बराबर होगा HCF और गुना एलसीएम। HCF है बच्चों हमारा 13 और एलसीएम हमारा 182। तो बच्चों इसका हम गुना भी कर सकते हैं और इसको हम काट भी सकते हैं। तो अगर मैं आप देखो कि मैं इसको अगर काटूं तो यहाँ 13 7 91, तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। और इसको अगर देखूं 13 से तो 13 एकम 13 और 6 नहीं जाएगा ये, और अगर इसको देखूं 7 से तो देखते 7 दूने 14 7 6 42, तो बच्चों ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7 दूना 14 और 7 6 42। तो बच्चों काटने के बाद हमारे पास आ रहा है 26 बराबर में 26। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है HCF गुना के एलसीएम में। एक और प्रश्न तो आगे देखते हैं इसका। तो 510 और 92, तो सबसे पहले हम 510 और 92 के क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो बच्चों 510 के टुकड़े होंगे 2, टुकड़े कर लेते हैं यहाँ पर हम 510 के। तो यहाँ पर किया 2 दूना 4 और 1 11 2 5 10, 1 10 2 5 10 तो 255। फिर हमने किया 5 से तो 5 51, फिर हमने किया 3 से तो 3 एकम 3 3 7 21 और किया 17। तो 2 3 5 17, तो इसके होंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और बच्चों आगे हमारे पास 92, कितना है 92। तो 92 के करेंगे, तो 92 के आएंगे 2 चौका है 8, 2 6 12 96, 2 23 और 1 23 क्या 1 पे, तो इसके आएंगे बच्चों 2 गुना 23, 2 गुना 23, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे HCF। तो ध्यान से देखना, जो हाईएस्ट कॉमन उभयनिष्ठ होगा तो बच्चों 2 एक तो इसके पास ये है कॉमन और उसके अलावा 3 कॉमन है, तो जो HCF होगा वो क्या होगा 2 गुना में 3। नहीं बच्चों ये 23 है, क्या है 23, 2 गुना में ये था हमारा 23। तो HCF यानी कि हमारे पास जो कॉमन है यहाँ पर वो सिर्फ 2 ही है, ये 23 था, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 2। अब लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में बच्चों जो कॉमन है उसको एक बार ही लेना है, यानी कि 2 को लेंगे एक बार और उसके अलावा जो बचा है वो सारा ले लेंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 दूना 60, तो 60 गुना 17 गुना 23, 60 गुना 17 गुना 23, ठीक है बच्चों। अब हम इसे करते हैं, तो 17 को करेंगे 17 0 0, 17 6 6 7 42, 6 एकम 6 और 4 10, 17 6 102, 102 गुना 23 क्या आएगा 1020 गुना 23, 1020 गुना 23। अब बच्चों हम करेंगे 1020 गुना में 23, तो करते हैं इसको 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, उसके बाद 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, तो ये आएगा बच्चों 0 6 4 3 2, तो ये आएगा हमारे पास 23,460, क्या आएगा 23,000। ये होगा बच्चों इसका एलसीएम। अब एलसीएम हम चेक करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा। तो बच्चों एलसीएम जो हमारा HCF गुना में एलसीएम हम चेक करेंगे बराबर में 510 गुना में 92, क्या करेंगे 510 गुना में 92। अब देखो बच्चों हमारे पास 510 गुना में 92 है और यहाँ पर है हमारे पास 23,460 गुना में 2। यदि मैं इसको इससे गुना करूंगा तो HCF
23,460 को यदि 2 से करूंगा तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 46,920। कितना आएगा? 46,920। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो 510 गुना 92 है, तो 510 गुना 92, तो 200, 2 एकम 2, 2 5 10, 900, 9 एकम 9, 9 5 45, तो आएगा 0296, तो 46,920 बराबर में 46,920। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था कि दो संख्याओं का जो HCF हो, दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों इसी आधार पर आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। इसमें पहले सबसे पहले हमें 336 और 54 के अलग अलग फैक्टर गुणनखंड करने हैं, उनमें से हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो HCF होगा। और बच्चों फिर जो बाकी बचे हुए और कॉमन को एक बार ही लेना वो होगा LCM, और उसको जो गुणा होगा वो बराबर होगा HCF और LCM के। ये बच्चों हमने यहाँ पर सीखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब बच्चों वो कैसे करते हैं, देखो अभाज्य से सबसे पहले हम प्रश्न है हमारे पास 12, 15 और 21, इसके हम टुकड़े करेंगे। तो बच्चों 12 के टुकड़े होंगे 2, 2 गुना 2 गुना 3, 15 के होंगे 3 गुना में 5, 21 के होंगे 3 गुना में 7। अब बच्चों ध्यान से देखो हमारे पास तीनों में जो सबसे कॉमन है वो है 3। क्या है? 3। तो हमारा जो इसका HCF होगा वो कितना होगा? 3। अब बच्चों LCM मैंने बताया आपको कि जो 3 है जो कॉमन है उसको हमें एक बार ही लेना है, तो LCM होगा 3 गुना में, उसके बाद जो बाकी बचा है उनको लेना है 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 5 60 गुना 7, तो 7 6 42, 420 कितना होगा? तो LCM कितना होगा? 420। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास 8, 9 और 25। तो बच्चों 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 गुना 2, 9 के होंगे 3 गुना 3 और 25 के होंगे 5 गुना 5। क्या आपको कहीं भी तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ लग रहा है? तो बच्चों कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है तो 2 और 5 नहीं है, इसके पास 5 है तो 3 और 2 नहीं है। तो HCF क्या होगा? HCF होगा बच्चों 1। क्या होगा? 1। तो LCM क्या होगा? LCM होगा बच्चों जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा? होगा LCM। तो 8 गुना 9 गुना में 25, तो 25 को 8 से करें तो बच्चों ये होता है 200, और 200 को 9 से करें तो ये होगा 1800। क्या होगा? 1800। तो बच्चों यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि कोई भी संख्या जिनमें जो गुणनखंड है कितनी भी हो, चाहे अगर उनका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है तो उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा? LCM होगा। मान लीजिए यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर 3/4 है, तो ध्यान से देखिए हमें हर का अगर क्या करना, लघुत्तम लेना हो तो 3 और 4 के दोनों के गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं है कोई भी, तो 3 चौके 12 ही इसका क्या होगा? लघुत्तम होगा। तो वही बच्चों हमने यहाँ पर सीखा, और ये था बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF LCM। ये जितने भी इसके गुणनखंड थे वो सब क्या थे? अभाज्य थे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास कि HCF है 306 और 657 का 9, और LCM है 306, और ये हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुना LCM के। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं 306 गुना में 657, तो उनका गुणनफल होगा 306 गुना में 657। और बच्चों HCF हमें यहाँ पर दिया है 9 और गुणा में हम रखेंगे LCM। ये बच्चों गुणा में है तो इधर जाके क्या होगा? भाग होगा। तो यानी कि जो LCM आएगा वो आएगा 306 गुना में 657 बटा में 9। काट के देखते हैं बच्चों इसको 9 से, तो 9 3 27, 3 30 36, तो 9 चौका 36, तो LCM आएगा 34 गुना में 657। तो करते हैं इसको 657 बटा में 34, तो 4 7 है 28, 2 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26। तो आगे करेंगे 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, तो 8 3 6 और 7 13,
9 और 2 11 और 1 12 और 2 तो आएगा 22,338। क्या आएगा? 22,338। तो हमारा जो एलसीएम होगा बच्चों वो होगा 22,338। तो यदि हमें दो संख्याओं का गुणनफल पता हो और एचसीएफ और एचसीएफ में से एक जो वैल्यू है मिस हो तो हम उसे निकाल सकते हैं बच्चों इस सूत्र के आधार पर कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। अब बच्चों आगे हमारे पास प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हम मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय संख्या है यानी कि तो हम परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, और जहां पर a जो यहां पर b है वो बराबर नहीं है 0 और a और b के लिए एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया √2 को एक परिमेय संख्या माना है। क्या है? माना है। तो बच्चों हम इसको मान के आगे इसी को ही गलत साबित कर देंगे तो √2 है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए मैंने √2 को यहाँ पर क्या माना एक परिमेय संख्या मानी, और परिमेय संख्या हमें पता है कि a/b की फॉर्म में होती है, और जहां पर b यानी कि जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, और a और b के लिए एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो चलिए बच्चों हम मानते हैं कि √2 बराबर में a/b है। क्या है? √2 बराबर में a/b है। तो ध्यान से देखिए बच्चों मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 बराबर में आएगा a² बटा में b²। क्या आएगा? a² बटा में b²। तो अगर बच्चों मैं इसको b² को इधर ले आऊं और इसको उधर ले जाऊं तो a² बटा में 2। क्या होगा? a² बटा में 2। अब ध्यान से देखिए कि यदि a² 2 से विभाजित हो रहा है तो यहां लिखेंगे a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, और अगर a 2 से विभाजित होगा तो 2a का एक गुणनखंड होगा, 2a का गुणनखंड होगा। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि हमने एक तो शर्त हमारे पास यही थी कि जो 2 है जो हमारे पास एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। क्या है? एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2a का गुणनखंड है। एक बात तो हमने यहाँ सिद्ध कर दी, और दूसरा हम देखते हैं a है। क्या है? a, इसको हम बच्चों मान लेते हैं 2k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2k मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास था √2 बराबर में a बटा में b। तो a 2k है तो √2 बराबर में 2k बटा में b। तो इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर होगा √2 का होगा 2, और ये हो जाएगा 4k² बटा में b²। क्या हो जाएगा? b²। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए ध्यान से, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो आगे इसको उधर ले जाऊंगा तो 2b² बराबर में होगा 4k²। तो 2 से काट दूंगा तो b² बराबर आएगा 2k²। ठीक है बच्चों, अब इस 2 को इधर ले आऊंगा तो k² बराबर में आएगा b² बटा में 2। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर भी b² अगर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, और जो 2 है, जो 2b का एक गुणनखंड होगा, 2b का एक गुणनखंड होगा। तो बच्चों जैसा कि हमने ऊपर देखा शर्त में जो परिमेय संख्या की a और b का एक से अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हमने देखा यहाँ पर दोनों अलग अलग गुणनखंड है। तो बच्चों हमने यहाँ पर काल्पनिक रूप से √2 को एक परिमेय संख्या माना था, जिसने यहाँ पर हमने देखा कि जो परिमेय संख्याओं को शर्तों को इसने पूरा नहीं किया,
तो हम कह सकते हैं तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही बच्चों हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, इसके बारे में समझते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रश्न है हमारे पास कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 7 है या असात है। तो बच्चों 7 या असात समझने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 7 क्या होता है या असात क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 को विभाजित किया 5 से, तो ये आया मेरे पास 5 दूना 10, 2 बचा 5 चौके 20। तो दशमलव के बाद यदि हमारा जो संख्या है वो रुक जाए, यानी कि उसका मान है जो बार बार रिपीट ना हो, खत्म हो जाए, अगर मैं टर्मिनेट बोल सकता हूँ यहाँ पर खत्म हो जाए, तो बच्चों वो क्या होगा, दशमलव का प्रसार 7 होगा। और वो खत्म ना हो, बढ़ता ही रहे तो वो क्या होगा, असात होगा। ठीक है, अब बच्चों इसकी कैसे हमें चेक करेंगे कि यह बिना विभाजन किए ये 7 है या असात है। तो बच्चों उसका एक सूत्र होता है संख्या बटा में, अगर संख्या का जो हर है वो 2 की घात n गुणा में 5 की घात या 2 या 5 में से कोई भी हो, तो बच्चों वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, एक उसकी जो दशमलव प्रसार होगा वो 7 होगा। अब बच्चों मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा है, 2 और 5 ही क्यों लिखा है, चलिए देखते हैं। बच्चों 2 और 5 ही ऐसी संख्याएं होते हैं जिससे कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है, यानी कि दशमलव के बाद। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है 12, इसको 2 से करना है तो हो गया 6। मान लीजिए 13 है, इसको 2 से करना है तो होगा 2 5 है 2 6 12, एक पॉइंट लगाया तो 10, 2 5 10। और इसी 13 को अगर 5 से करना है तो 5 दूना 10, दशमलव लगाया तो 3 के बाद 0 लग गया 30, तो 5 6 30। तो यानी कि 2 और 5 ही ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या, यानी कि 2 और 5 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है। अब हम चेक कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके लिए हमें टुकड़े करने होंगे। तो 17 है हमारे पास बटा में 8, तो 17 के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है हमें, 8 के हर के टुकड़े करेंगे। तो हर के टुकड़े करेंगे 2 गुना 2। ठीक है बच्चों, और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हमें पता है कि जहाँ पर हर 2 की घात n हो या फिर 5 की घात n हो या 2 गुना 5 की घात n हो, तो वो जो उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, 7। तो इसका क्या होगा, 7। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले में 15 बटा में 1600। तो बच्चों चेक करते हैं हर को। तो हर के टुकड़े होंगे 2 गुना 800, 2 गुना 400, 2 गुना 100, 200, 2 गुना 100 और 2 गुना 50, 2 गुना 25, 5 और 5। तो आपने देखा कि जो 1600 के टुकड़े होंगे वो होंगे 2 की घात 5 और 5 की घात 2। और यदि हर में हमारे पास 2 या 5 की कोई भी घात हो या n घात कितनी भी घात हो, तो जो संख्या विभाजित होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 7। तो इसका भी जो दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 6 बटा क्या है, 15। ठीक है, तो हम हर के टुकड़े करेंगे तो वो होंगे 3 गुना 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हर में क्या है, 5 बैठा है, तो 2 या 5 में से कोई भी संख्या है हर में, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार 7 होगा। आगे बच्चों 35 बटा 50। तो यहाँ पर 50 के चेक करेंगे बच्चों, तो 50 के टुकड़े होंगे 2 गुना में 5 गुना में 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 2 की घात 1 गुना में 5 की घात 2 है। तो अगर हर में हमारे पास 2 या 5 में से कोई भी संख्या हो, तो इसका संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा बच्चों, 7 होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो अध्याय 1 का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। इस भाग में बच्चों हमने HCF और LCM के बारे में जाना और अभाज्य गुणनखंड, जो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके बारे में जाना। और हमने देखा कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ही बच्चों ये अध्याय है ये भी यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।